हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी नर्सिंग लेक्चर्स। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन स्केल्स फॉर असेसमेंट और ट्रीटमेंट। जो भी मतलब स्केल्स हैं मोस्ट कॉमनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम यूज़ करते हैं पेशेंट की असेसमेंट के लिए या उसकी ट्रीटमेंट के दौरान या किसी डायग्नोसिस करने के लिए, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है ग्लासगो कोमा स्केल। कौन सा? ग्लासगो कोमा स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप साइकेट्रिक में पढ़ोगे। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्कोरिंग सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन अ पर्सन फॉलोइंग अ ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी। अगर कोई पर्सन को ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद अगर हमें क्लाइंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है कि पर्सन कितना कॉन्शियस है, तो उसके लिए हम कौन सा GCS स्केल, दैट इज ग्लासगो कोमा स्केल को यूज़ करते हैं। ओके। जो इसका स्कोर होता है वो 3 to 15 रेंज करता है। जैसे कि ये ग्लासगो कोमा स्केल इस साइड बना हुआ है, इसमें हम EVM चेक करते हैं। ठीक है। इसमें हम आई ओपनिंग चेक करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं, मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ओके। सो आई ओपनिंग में आ जाता है स्पॉन्टेनियस, अगर उसने एकदम से आंखें खोल ली तो हम उसको 4 स्कोर दे देते हैं। अगर बोलने लगा, ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं और फिर वो आंखें खोल रहा है तो उसको 3 स्कोर देंगे। अगर हम उससे कहीं पेन कर रहे हैं तो तब आंखें खोल रहा है तो 2 देंगे, और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो 1 देंगे। ठीक है। सेम ऐसे ही वर्बल हम चेक करेंगे और सेम ऐसे ही हम मोटर चेक करेंगे। ठीक है। बेस्ट रिस्पॉन्स कितना है? 15 है। अगर कोमाटोस पेशेंट है तो 8 और लेस स्कोर होता है, और टोटली अनरिस्पॉन्सिव है तो 3, क्योंकि मिनिमम 1 तो हमको देना ही है। अगर नो रिस्पॉन्स कर रहा है तो मिनिमम 3 होगा। ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है एशिया इम्पेयरमेंट स्केल। तो एशिया इम्पेयरमेंट स्केल क्या होता है? द अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन को हम एशिया बोलते हैं। ठीक है। डेवलप्ड अ यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन टूल फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्डाइज सेंसरी एंड मोटर असेसमेंट। क्या होता है? किसी भी पर्सन को अगर SCI होता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, ठीक है, तो हम उसके जो सेंसेस हैं, सेंसरी और मोटर असेसमेंट करते हैं उसकी। कैसे? कि अगर ना ही वो मोटर रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ना ही वो सेंसरी रिस्पॉन्स शो कर रहा है, और ना ही वो कोई सैक्रल स्पेयरिंग कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे कह सकते हैं कि कंप्लीट उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। ठीक है। टाइप्स होते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के भी, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, नॉर्मल कंडीशन है, कैसी है, तो वो भी टाइप्स हो गए। ठीक है। अगर कोई भी मोटर या कोई सिर्फ सेंसरी रिस्पॉन्स दे रहा है तो इनकम्प्लीट में डाल देंगे। अगर 50% ऑफ मसल्स लेस देन ग्रेड 3 में डाल देंगे उसको। अगर 50% ऑफ मसल्स मूव कर रहे हैं तो मोर देन 3 उसमें डाल देंगे। ठीक है। और मोटर और सेंसरी फंक्शंस अगर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल है क्लाइंट। ठीक है। तो ये हम स्केल यूज़ करते हैं, एशिया इम्पेयरमेंट स्केल, किसके लिए? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को डिटेक्ट करने के लिए। ओके। थर्ड हमारे पास आता है बिहेवियरल पेन स्केल। तो नाम से पता लग रहा है पेन, बिहेवियर से हम उसके पेन को नोट करेंगे। BPS कैन बी यूज टू असेस पेन इन द एडल्ट इंक्लूडिंग दोज इन द ICU। किन के लिए यूज होता है? पेशेंट्स के लिए पेन असेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर इंट्यूबेटेड पेशेंट्स एंड नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स। किन किन के लिए यूज़ करते हैं? एक तो पेशेंट जो कि इंट्यूबेटेड है, ठीक है, और वो वाले पेशेंट्स भी जो नॉन इंट्यूबेटेड है, दोनों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेक करेंगे। अगर रिलैक्स है तो 1 दे देंगे, पार्शली टाइटेंड है तो 2 दे देंगे, फुली टाइटेंड 3, ग्रीमेस कर रहा है 4, नो मूवमेंट है तो 1। फिर अपर लिम्स भी ऐसे ही असेस करेंगे। और फिर कंप्लायंस विद वेंटिलेशन, कैसे वो वेंटिलेशन के साथ कंप्लायंस में है, कि कफ कर रहा है बट टॉलरेट कर रहा है वेंटिलेशन को, तो 2 दे देंगे। अगर वो वेंटिलेटर को टॉलरेट नहीं कर रहा है, उसको बहुत मुश्किल हो रही है वेंटिलेटर पे, तो 3 देंगे। और अनएबल टू कंट्रोल वेंटिलेशन, और बिल्कुल ही नहीं वो वेंटिलेटर पे रह पा रहा, तो उसे 4 स्कोर देंगे। ठीक है। तो ऐसे हम पेन स्केल को ये BPS पेन स्केल यूज़ करते हैं। ओके। फिर आता है हमारे पास CPOT, दैट इज क्रिटिकल केयर पेन ऑब्जर्वेशन टूल। ठीक है। क्या? क्रिटिकल केयर पेन ऑब्जर्वेशन टूल, द पेन असेसमेंट टूल। ये भी हमें पता लग गया कौन सा है, CPOT नाम से पेन आ गया है यहाँ पे। ठीक है। तो पेन असेस करेंगे। ये 4 डोमेन पर बेस होता है, 4 चीज़ों पर बेस होता है। कौन कौन से? एक तो पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट कंप्लायंस विद वेंटिलेटर, वही पीछे वाली चीज़ है, बॉडी कंप्लायंस कर पा रही है वेंटिलेटर के साथ या नहीं, या अगर तो पेशेंट नॉन इंट्यूबेटेड है, इंट्यूबेटेड नहीं है, तो उसके केस में हम उसकी वॉइस को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और मसल टेंशन देखते हैं। जो टोटल स्कोर है वो वैरी करता है बिटवीन 0 to 8 में वैरी करता है, जहाँ पे 0 इंडिकेट करता है कि कोई भी पेन नहीं है, और 8 इंडिकेट करता है कि क्लियरली उसको बहुत ज़्यादा पेन है। ओके। तो ये है हमारा
CPOT, इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस देखेंगे हम सबसे पहले, फिर बॉडी मूवमेंट देखेंगे, फिर कंप्लायंस विद वेंटिलेटर देखेंगे, और वोकलाइजेशन हम उन केस में देखेंगे जो नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स हैं उनके केस में, फिर मसल टेंशन, और फिर टोटल हमारा कितना है 8 स्कोर है। ठीक है, तो 0 इंडिकेट करता है कि कोई पेन नहीं है और 8 इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा पेन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रैडन स्केल। ब्रैडन स्केल हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रेशर अल्सर का रिस्क है पेशेंट को, वो देखने के लिए हम ब्रैडन स्केल का यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट कोई नॉन मोबाइल पेशेंट है या कोई आईसीयू कोई सीवियर पेशेंट है, वो एक ही पोजीशन में रहता है, तो उसकी स्किन पर क्या हो जाता है, प्रेशर सोर्स होने के चांसेस होते हैं या प्रेशर अल्सर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहता है। उस प्रेशर की वजह से वो स्किन टेयर अप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉइस्ट हो जाती है स्किन और काफ़ी ज़्यादा अल्सर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं पेशेंट की जो पोजीशन है वो हर 2 घंटे बाद आपको चेंज करनी चाहिए। तो ये हमारे पास स्केल है, ऊपर पेशेंट का नाम लिखेंगे, इवैल्यूएटर कौन है और कौन सी डेट को आप असेस कर रहे हो वो लिखेंगे। सबसे पहले सेंसरी परसेप्शन देखेंगे, कम्प्लीटली लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड है, वही है कि पेशेंट बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, नहीं थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर रहा है पेन पे, ठीक है, वर्बल कमांड्स पे रिस्पॉन्स कर रहा है, और बहुत मतलब नो इम्पेयरमेंट, और वो क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है अगर आप उसे नॉर्मली बुलाओगे। ठीक है, मॉइस्चर चेक करेंगे कि कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट है, वेरी मॉइस्ट है, ओकेजनली मॉइस्ट होती है उसकी स्किन, या रेयरली मॉइस्ट होती है। एक्टिविटी चेक करेंगे कि पूरा कन्फाइंड टू बेड है, कि वॉक कर सकता है, कि ओकेजनली वॉक कर रहा है या आराम से वो चल फिर सकता है। उसकी मोबिलिटी चेक करेंगे कि कम्प्लीटली इमोबाइल है, वेरी लिमिटेड है, स्लाइटली लिमिटेड है, कि कोई लिमिटेशन नहीं है। न्यूट्रिशन चेक करेंगे कि कैसा वो न्यूट्रिएंट ले रहा है, और फ्रिक्शन और शेयर चेक करेंगे, ठीक है, कि प्रॉब्लम है, कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम या कोई एपरेंट प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उस अकॉर्डिंग हम स्कोर मेजर करेंगे। ओके, ऐसे ही सेम हमारे पास आता है नॉर्टन स्केल। नॉर्टन स्केल भी हम प्रेशर अल्सर के रिस्क को असेस करने के लिए एडल्ट पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि उसकी फिजिकल कंडीशन चेक करेंगे, गुड है, फेयर, पुअर, वेरी बैड, उस अकॉर्डिंग आप स्कोर दे दोगे। मेंटल कंडीशन चेक करेंगे, एक्टिविटी लेवल चेक करेंगे, मोबिलिटी लेवल चेक करेंगे, और इनकॉन्टिनेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 18 आता है तो बहुत लो रिस्क पर है पेशेंट प्रेशर अल्सर के लिए। अगर 18 to 14 के बीच में आता है तो मीडियम रिस्क है, और बिटवीन 14 and 10 आता है तो पेशेंट को हाई रिस्क है, और अगर 10 से कम है तो वेरी हाई रिस्क है प्रेशर अल्सर डेवलप होने के लिए, प्रेशर सोर, या हम इनको बेड सोर्स भी कहते हैं, बेड सोर डेवलप होने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है वाटरलो स्केल। वाटरलो स्केल क्या होता है? दिस स्केल गिव्स एन एस्टिमेटेड रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रेशर सोर इन अ गिवन पेशेंट। ठीक है, तो ये भी हमें रिस्क बताता है कि पेशेंट को डेवलप होने वाला है प्रेशर सोर। ओके, जैसे कि क्या है इसके अंदर, इसमें हमें बिल्ड, वेट एंड हाइट देखना होता है। हाइट के अकॉर्डिंग उसका BMI चेक करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स चेक करेंगे, ओबीस है पेशेंट के नहीं है वो सारा चेक करेंगे। फिर स्किन टाइप चेक करेंगे, ठीक है, कि हेल्दी है, ड्राई है, एडिटमस है, डिस्कलरेशन तो नहीं हुई है, वो चेक करेंगे। फिर सेक्स और एज चेक करेंगे, फिर उस अकॉर्डिंग पॉइंट्स देंगे। माल न्यूट्रिशन चेक करेंगे कि खा रहा है, ढंग से न्यूट्रिशन ले रहा है कि नहीं। वेट लूज चेक करेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कैथेटराइज तो नहीं है पेशेंट, ये सब चेक करेंगे। मोबिलिटी चेक करेंगे कि कितना मोबाइल है पेशेंट, ठीक है। और स्पेशल रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है अगर कोई उसे ऑलरेडी कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ठीक है, उसका कोई ऑर्गन फेलियर है, एनीमिया है, स्मोक कर रहा है, पैराप्लेजिया तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। और उसके बाद हम ये एनालाइज करेंगे। अगर 10 से ज़्यादा स्कोर है तो पेशेंट रिस्क पर है थोड़ा बहुत, 15 पर है तो 15 प्लस है तो हाई रिस्क है, और 20 प्लस है तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है पेशेंट प्रेशर सोर्स का। ओके, फिर हमारे पास आता है वीआईपी स्केल। वीआईपी स्केल की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल इन्फ्यूजन फ्लीबाइटिस। क्या होती है? विजुअल इन्फ्यूजन फ्लीबाइटिस। फ्लीबाइटिस क्या होता है? हमारे अगर वेन की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लीबाइटिस। क्या बोलते हैं उसको? फ्लीबाइटिस। ओके, तो क्या है ये हमारा किस लिए होता है? अर्ली साइंस ऑफ फ्लीबाइटिस। अगर इन्फ्लामेशन होने वाली है वेन की तो वो साइंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ पेरिफेरल आईवी कैनूला। कि क्या होता है, हमने पेरिफेरल आईवी कैनूला जब अप्लाई कर रखा होता है तो अगर वो गलत तो नहीं है, ठीक है, कई बार कैनूला अप्लाई कर देते तो इन्फ्लामेशन वगैरह आ जाती है, तो वो सब चेक करने के लिए वीआईपी स्केल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आईवी साइट हमें बिल्कुल हेल्दी अपीयर हो रही है तो हम 0 स्कोर देते हैं, ठीक है। नो साइंस ऑफ फ्लीबाइटिस, सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे कैनूला को, ठीक है।
एक स्कोर देते हैं अगर हमें वन ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंट, या हमको पेशेंट को जो पेन होती है उस साइड पर या रेडनेस होती है आईवी साइड पर, तो उसको 1 स्कोर देंगे, ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ फ्लीबाइटिस वाले को 2 स्कोर देंगे। इसमें क्या होता है, दोनों में से इन तीनों में से कोई 2 सिम्टम्स होते ही होते हैं। कौन कौन सा? पेन, एरिथमा और स्वेलिंग, इनमें से कोई 2 सिम्टम्स होते ही होते हैं। फिर आता है हमारे पास मीडियम स्टेज ऑफ फ्लीबाइटिस। मीडियम स्टेज में क्या होता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइंस आर एविडेंट, सारे ही साइंस होते हैं, जैसे कि पेन होता है, ठीक है, एरिथमा है, इंड्यूरेशन है, तो हम उसको 3 स्कोर देंगे। फिर आता है एडवांस स्टेज ऑफ फ्लीबाइटिस और स्टार्ट ऑफ थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस अब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग साइंस आर एविडेंट एंड एक्सटेंसिव, पेन होता है, एरिथमा है, इंड्यूरेशन है और पैल्पेबल वीनस कोड है, ठीक है। और फिर आता है एडवांस स्टेज ऑफ थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस। अब उसको थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस भी हो गया लेकिन वो भी एडवांस स्टेज पर चला गया, जैसे कि उसको फिर सारे सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, पेन होगा, एरिथमा होगा, पायरेक्सिया, फीवर भी हो जाएगा, पैल्पेबल वीनस कोड, ड्यूरेशन, ये सब हो जाएगा, तब हम उसको 5 स्कोर देंगे। तो वीआईपी स्केल हम यूज करते हैं फ्लीबाइटिस को चेक करने के लिए, उसके साइंस को और उसकी स्टेज को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, ओके। फिर हमारे पास आता है CPIS। कौन सा? CPIS। CPIS क्या होता है? क्लिनिकल पल्मोनरी इन्फेक्शन स्कोर। क्लिनिकल पल्मोनरी इन्फेक्शन स्कोर, ये भी हमारा एक स्क्रीनिंग टूल है पल्मोनरी इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। दैट मीन्स वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कि कुछ पेशेंट जब वेंटिलेटर पर होते हैं तो वो ग्रेटर रिस्क पर होते हैं निमोनिया के, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? CPIS स्केल को हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं, पहले हम उसका टेम्परेचर नोट करते हैं कि क्या टेम्परेचर आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम स्कोर देते हैं। ब्लड ल्यूकोसाइड WBC चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग स्कोर देंगे। ट्रेकियल सिक्रीशंस कौन सी है, फ्यू है, मॉडरेट है, लार्ज है, पुरुलेंट है, तो उस अकॉर्डिंग हम स्कोर देते हैं। फिर हम ऑक्सीजनेशन PaO2 और FiO2 चेक करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग फिर स्कोर देते हैं हम, ठीक है। चेस्ट रेडियोग्राफ लेते हैं, अगर कोई भी इन्फिल्ट्रेट नहीं आ रहा चेस्ट रेडियोग्राफ में या एक्सरे वगैरह में तो 0 देंगे, अगर पैचेस दिख रहे हैं तो 1 देंगे, अगर लोकलाइज इन्फिल्ट्रेट हमको दिख रहा है तो 2 स्कोर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम उसका कल्चर भी चेक करते हैं, तो कल्चर में जो चीज़ें आती हैं उस अकॉर्डिंग हम इसको स्कोर देते हैं। तो ये होता है हमारा CPIS उन क्लाइंट्स के लिए जो वेंटिलेटर पर हैं और जिनको निमोनिया का खतरा है, ओके। फिर हमारे पास आता है BOAS स्केल। ये कौन सा होता है? बैक ओरल असेसमेंट स्केल। कौन सा? बैक ओरल असेसमेंट स्केल। तो ये हम किस लिए यूज करते हैं? असेस करने के लिए ओरल कैविटी ऑफ द पर्सन, जो भी पेशेंट है या पर्सन है उसकी ओरल कैविटी कैसी है, उसके लिप्स कैसे है, टंग कैसे है, टीथ कैसे है, तो उसके लिए हम उस असेसमेंट के लिए हम BOAS स्केल को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें वही है, एरिया चेक करेंगे, लिप्स चेक करेंगे, स्मूथ है, ड्राई है, ठीक है, स्वॉलन है, एडिटमस है, तो उस अकॉर्डिंग हम स्कोर देंगे। ऐसे ही ओरल म्यूकोसा चेक करेंगे, टंग चेक करेंगे, टीथ चेक करेंगे, सलाइवा चेक करेंगे और फिर टोटल स्कोर देंगे। जैसा भी आएगा वो हमें बताएगा कि पेशेंट या पर्सन की जो ओरल कैविटी है उसकी कंडीशन क्या है, ओके। फिर हमारे पास आता है NIHSS। NIHSS क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल और NIH स्ट्रोक स्केल। स्ट्रोक चेक करता है, इसका स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर्स को चेक करता है। स्ट्रोक क्या होता है? हमारे ब्रेन का इम्पेयरमेंट हो जाना, क्योंकि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई जब नहीं जाती है, ठीक है। तो उस केस के लिए हम ये स्केल को यूज़ करते हैं। इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय अ स्ट्रोक, क्वांटिफाई, ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई द इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय अ स्ट्रोक, कि कितना इम्पेयरमेंट हुआ है स्ट्रोक की वजह से, वो किस स्केल्स की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, दैट इज NIHSS, ओके। इसमें हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं, जैसे कि अलर्ट है पेशेंट, नॉट अलर्ट है, नॉट अलर्ट है, रिपीटेड स्टिमुलेशन की ज़रूरत है और अनरिस्पॉन्सिव है, तो उस अकॉर्डिंग हम स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर एज, व्हाट इज द मंथ, कुछ भी आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, अगर वो दे रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आप स्कोरिंग करोगे, ठीक है। ओपन एंड कमांड्स भी दोगे आप उसको, ओपन एंड क्लोज योर आइज, ग्रिप एंड रिलीज योर हैंड, तो उस अकॉर्डिंग भी स्कोरिंग करोगे, ठीक है। फिर उसकी गेज चेक करोगे, विजुअल एक्टिविटी, फेशियल पाल्सी चेक करोगे, मोटर आर्म, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म को चेक करोगे, ऐसी लेग को चेक करोगे, ठीक है। सेंसरी चेक करोगे, लिम्ब अटैक्सिया चेक करोगे, लैंग्वेज उसकी चेक करोगे, ठीक है। एक्सटिंक्शन एंड अटेंशन हम चेक करेंगे। तो स्कोर हमारा कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? 0 से 42 तक हमारा जो स्कोर है वो क्या करता है? रेंज करता है, ओके।
फिर आता है हमारे पास FLACC स्केल। अब FLACC स्केल क्या होता है, ये हमारा है F से फेस है, फिर L से लेग्स है, A से एक्टिविटी, C से क्राई एंड कंसोलेबिलिटी स्केल। ये क्या होता है, पेन को असेस करने के लिए होता है छोटे बच्चों के लिए, जैसे 2 मंथ से जो 7 साल के बीच के बच्चे हैं जो कि अपनी पेन को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ढंग से बता नहीं पाते अपनी पेन का ढंग से, तो उनके लिए हम FLACC स्केल को यूज़ करते हैं। ठीक है, फेस में हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन नहीं है, स्माइल है, तो वो हम उस अकॉर्डिंग स्कोर देते हैं। लेग्स चेक करते हैं, एक्टिविटी लेवल चेक करते हैं बच्चे का, क्राई चेक करेंगे, रो कैसे रहा है, ठीक है, अगर नहीं रो रहा है तो वो भी चेक करेंगे। कंसोलेबिलिटी की कंसोल हो रहा है कि नहीं, जैसे कुछ बच्चों को हम सर पे हाथ फेर देते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, कईयों को पीठ पे हाथ फेर देते हैं, कईयों को हग कर लेते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो कंसोलेबिलिटी का लेवल क्या है वो भी हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्राइज स्केल। कौन सा आता है, क्राइज स्केल। सी से क्या होता है, क्राइंग। आर से रिक्वायर्ड इंक्रीज ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्रीज वाइटल साइंस, एक्सप्रेशन और स्लीपलेसनेस। तो ये हम इसमें सारी चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, नियोनेटल पोस्ट ऑपरेटिव पेन मेजरमेंट स्कोर है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, उसका जैसे कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद उसको कितनी पेन है वो सब चेक करने का हमारे पास ये स्केल तरीका है। ठीक है, जैसे कि उसकी क्राइंग देखते हैं, अगर बिल्कुल नहीं रो रहा तो 0 देंगे, हाई पिच है तो 1 देंगे, और इनकंसोलेबल कि बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा कुछ भी कर लो तो 2 देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम FiO2 लेवल, हार्ट रेट और हार्ट बीट, वाइटल साइंस चेक करेंगे, उसके एक्सप्रेशन चेक करेंगे और स्लीपलेसनेस चेक करेंगे कि सो रहा है कि नहीं सो रहा है। ठीक है, तो ये स्केल हम न्यू बॉर्न बेबी के पोस्ट ऑपरेटिवली पेन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास 4 स्कोर। 4 क्या होता है, फुल आउटलाइन ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, फुल आउटलाइन ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस। तो क्या है, द 4 स्कोर इज अ क्लिनिकल ग्रेडिंग स्केल डिजाइंड फॉर यूज बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स इन द असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स विद इम्पेयर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये भी हमारा किस लिए होता है, जिनकी कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो गई है, ठीक है, तो उनको हम चेक करने के लिए 4 स्कोर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें वही आई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मोटर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे उसका। ठीक है, प्यूपिलरी कैसी, उसके प्यूपिल्स कैसे मूव कर रहे हैं, रेस्पिरेशन लेवल चेक करेंगे कि कैसी उसकी रेस्पिरेशन लेवल है। ठीक है, तो ये हम उन पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए। ओके, फिर हमारे पास आते हैं GCS प्यूपिल स्कोर। GCS हम ग्लासगो कोमा स्केल सबसे फर्स्ट नंबर पर पढ़ा था हमने। ठीक है, और प्यूपिल स्कोर, अब ये क्या है, GCS इन्फॉर्म्स अबाउट पेशेंट रिस्पॉन्सिवनेस एज रिफ्लेक्टेड इन द GCS स्कोर एंड प्यूपिल रिएक्शन। देखो क्या करते हैं हम, GCS स्कोर ले लेते हैं पेशेंट का और हम ले लेते हैं उसके प्यूपिल का रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें ले लेंगे। GCS स्कोर ले लिया हमने, ठीक है, वो हमारा आ गया था। और प्यूपिल रिएक्शन के लिए जैसे बोथ प्यूपिल्स अनरिएक्टिव टू लाइट तो 2 दे देंगे, 1 प्यूपिल है 1 दे देंगे, और नीदर प्यूपिल है तो 0 दे देंगे। ठीक है, तो हमारा प्यूपिल रिएक्शन स्कोर भी आ जाएगा। तो अब हम ये GCS प्यूपिल स्कोर कैसे निकालेंगे, जो GCS प्यूपिल स्कोर है हम क्या करेंगे, GCS जो हमारा GCS का स्कोर आया है, ग्लासगो कोमा स्केल का स्कोर आया है, उसमें से जो प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, GCS प्यूपिल स्कोर निकल आएगा। ठीक है, तो ये भी हम पेशेंट की मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास CDR स्केल। अब ये CDR स्केल क्या होता है, क्लिनिकल डिमेंशिया रेटिंग स्केल। क्लिनिकल डिमेंशिया रेटिंग स्केल एक न्यूमेरिक स्केल है दैट इज यूज टू क्वांटिफाई द सिवेरिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। अब कैसे हमारे डिमेंशिया के पेशेंट के जो सिम्टम्स है कितनी सीवियर कंडीशन में है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ये स्केल को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है, हमारे थिंकिंग और सोशल सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारे इंटरफेयर करते हैं डेली फंक्शनिंग के साथ, जो भी हम डे टू डे फंक्शनिंग कर रहे हैं उसके साथ वो इंटरफेयर करते हैं। तो उनकी सेवेरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास ये CDR स्केल अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे स्कोरिंग दे रखी है इनकी, और ये हमारी कैटेगरीज है कि नॉर्मल है, क्वेश्चनेबल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, क्वेश्चनेबल इम्पेयरमेंट है। तो ये सारा हमारा इस अकॉर्डिंग हम पेशेंट को स्कोर देते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास RASS। तो ये RASS क्या है, रिचमेंट एजिटेशन एंड सिडेशन स्केल। एक मेथड है असेस करने के लिए पेशेंट लेवल ऑफ सिडेशन इन ICU, कि पेशेंट कितना ज़्यादा सिडेटेड है इंटेंसिव केयर यूनिट में, मतलब ICU में।
ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर कॉम्बैटिव है मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट पेशेंट है, इमीडिएट डेंजर है स्टाफ के लिए, तो 4 देंगे। अगर काफ़ी एजिटेटेड रह रहा है तो 3 देंगे, एजिटेटेड है तो 1 देंगे, 2 देंगे, रेस्टलेस है तो 1 देंगे, ठीक है। लेकिन अलर्ट है और काम है तो 0 देंगे, ठीक है। ड्राउजी है तो -1 देंगे, अगर थोड़ी लाइट सिडेशन है तो -2 देंगे, मॉडरेट सिडेशन है तो -3 देंगे। और ऐसे ऐसे करके हम उसको स्कोरिंग पे असेस करते हैं कि पेशेंट कितना ज़्यादा सीडेटेड है आईसीयू में। ओके। फिर आता है हमारे पास एबी पेन स्केल। तो एबी पेन स्केल क्या होता है, इज असेसमेंट टूल डेवलप फॉर यूज इन डिमेंटेड नॉन वर्बल पेशेंट। डिमेंशिया है जिन पेशेंट को, लेकिन वो बोल नहीं सकते, नॉन वर्बल हैं, तो उन केस में हम क्या करते हैं, ये पेन स्केल को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि वोकलाइजेशन बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा, एब्सेंट है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वो उस पर यहाँ पे आप अपना स्कोर लिखोगे, जैसे कि 3 है। फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, चेंज इन बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बिहेवियरल चेंज कैसा है, फिजियोलॉजिकल चेंज कैसा है, फिजिकल चेंज कैसा है, तो ये सारे हमारे चीज़ें हैं, हम एबी पेन स्केल में नोट करेंगे। तो एबी पेन स्केल किन के लिए होता है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए होता है जो डिमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं लेकिन नॉन वर्बल है, मतलब बोल नहीं सकते। ओके। फिर हमारे पास आता है MMSE, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है। मिनी मेंटल, एक मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होता है, साइकेट्रिक में पढ़ोगे, वो काफ़ी बड़ा होता है, ये उसका थोड़ा मिनी वर्जन होता है, ठीक है। इसको हम फॉल्स्टीन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें 30 पॉइंट का क्वेश्चनेयर होता है जो कि पेशेंट की कॉग्निटिव फंक्शन को चेक करता है, ठीक है। एनी स्कोर ऑफ 24 और मोर इंडिकेट्स अ नॉर्मल कॉग्निशन। अगर उसका 24 से प्लस में है स्कोर तो वो नॉर्मल स्टेट में है, उससे नीचे है तो फिर उसकी अब नॉर्मल कॉग्निटिव स्टेट आ जाती है। जैसे कि हम पूछते हैं व्हाट इज़ द ईयर, सीजन, डेट, डे, मंथ, तो 5, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे नीचे तक पूछते जाओगे, उसे कॉपी करने को भी बोलोगे, उसको कुछ कमांड्स भी दोगे, तो टोटल हमारा स्कोर 30 होता है। जो 24 से ज़्यादा स्कोर कर लेगा उसकी नॉर्मल कॉग्निटिव स्टेट है, अगर नहीं कर पाता 24 से ज़्यादा स्कोर तो उसकी अब नॉर्मल कॉग्निटिव स्टेट है। ओके। फिर हमारे पास आता है पानास। पानास क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट शेड्यूल। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्टिव शेड्यूल। तो इसमें क्या है, आप उसके पॉजिटिव इफेक्ट मतलब पॉजिटिव मूड को देखते हो, पॉजिटिव बिहेवियर को नोट करते हो, और उसके जो नेगेटिव मूड्स हैं उनको भी बिहेव करते हो, ठीक, उनको भी रिकॉर्ड करते हो। तो ये हमारा क्वेश्चनर होता है जिसमें 2 से 10 आइटम्स होती हैं, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को मेजर करने के लिए। जैसे कि इंटरेस्टेड है, डिस्ट्रेस है, तो इसमें सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें भी गिवन है, इसमें नेगेटिव चीज़ें भी है। जैसे पॉजिटिव में आ गया एक्साइटेड हो गया, अपसेट हो गया, नेगेटिव हो गया, तो वो आप चीज़ें देखोगे कि कैसे किस हिसाब से पेशेंट पे वो आइटम्स आ रही हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग है कि गिल्टी है, तो ऐसे हम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर दोनों ही ऑब्जर्व कर सकते हैं इस स्केल की हेल्प से। ओके। फिर है हमारे पास सोफा स्कोर। तो सोफा स्कोर क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर, जिसको हम प्रीवियसली क्या बोलते हैं, सेप्सिस रिलेटेड ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। कि पेशेंट को अगर सेप्सिस है, कोई इन्फेक्शन है या कोई ऑर्गन फेलियर है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो हम इस स्कोर से मेजर करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये स्केल किस लिए होता है, ट्रैक करने के लिए पर्सन स्टेटस ड्यूरिंग द स्टे इन आईसीयू टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ पर्सन ऑर्गन फंक्शंस और रेट ऑफ फेलियर। तो जब भी पेशेंट कोई आईसीयू में आता है तो हम ये सोफा स्कोर यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि क्या जो पर्सन है उसकी ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रही है, या अगर फेलियर हो रही है तो किस रेट से फेलियर हो रही है। तो ये हमारे सिस्टम के पैरामीटर्स होते हैं, रेस्पिरेशन, PaO2 लेवल, ठीक है, कोगुलेशन में प्लेटलेट्स आ गया, लिवर में बिलीरुबिन आ गया, कार्डियोवास्कुलर में मीन आर्टरियल प्रेशर आ गया, और CNS सिस्टम आ गया, रीनल में क्रिएटिनिन आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम इस अकॉर्डिंग पेशेंट का स्कोरिंग करते हैं, ओके, चेक करने के लिए कि उसकी ऑर्गन्स है वो कैसे फंक्शन कर रही हैं। फिर आता है हमारे पास अपाचे 2 स्कोर। तो अपाचे 2 स्कोर क्या होता है, एक्यूट फिजियोलॉजी एज क्रॉनिक हेल्थ इवैल्यूएशन। एक्यूट फिजियोलॉजी एज chronic health evaluation. The Apache 2 scoring system is designed to measure the severity of disease in patients admitted to the ICU. For suppose कोई पेशेंट है, कोई रीनल फेलियर की वजह से ICU में एडमिट है, तो उसकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, उसके एज के अकॉर्डिंग उसको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसकी हेल्थ को इवेलुएट करेंगे उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो होता है अपाचे 2 स्कोर। ये हर एक डिसीज़ के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें हर डिसीज़
अब अपने अलग साइन एंड सिम्टम शो करेगी, तो ये उस अकॉर्डिंग ही डिसीज की सिवियरिटी को चेक करता है, ठीक है। सो या ये थे हमारे जितने भी कॉमन असेसमेंट स्कोर्स या स्केल्स हम यूज़ करते हैं पेशेंट को असेस करने के लिए डायग्नोसिस के टाइम या ट्रीटमेंट के टाइम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्केल ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है या इसकी स्कोरिंग क्या है। तो होप you like the video. Do like, share and subscribe my channel, and yeah, thanks for watching.